नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में और मैं गिरिराज सर। दोस्तों, हमारा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन चल रहा है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर एग्रीकल्चर, जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एडीए, एसडीओ, आरईओ, एनएससी, एनएफएल, एफको, एएफओ, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेरा नाम है गिरिराज किरार सर। मैं एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ एनएफएल। इसके अलावा आईसीआर नेट क्वालिफाई, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, नेशनल सीड कॉरपोरेशन क्वालिफाई, जेआरएफ क्वालिफाई, और मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर टीचिंग का, जिसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट, मेडिकल, नीट, इंजीनियरिंग, एसएससी, जेई एग्ज़ाम और दूसरे सेक्टर के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप एसडीओ, आरईओ के लिए टेस्ट सीरीज या कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेस्ट सीरीज 499 की है और टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, आपने पहले के पेपर देखे होंगे, तो जो हमने 50 क्वेश्चन थोड़ा लेवल वाले, आपको टेस्ट सीरीज भी ऐसी ही मिलेगी। तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं या फिर लाइव क्लासेस ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्र जलमांग दक्षता किसे दर्शाते हैं? द फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द। फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होता है फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी का आंसर होता है Y/WR। क्या होता है? Y/WR। Y मतलब होता है यील्ड और WR का मतलब होता है वाटर रिक्वायरमेंट। या कभी ऐसा पूछा आपसे क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, तब आपको फॉर्मूला बताना है Y/ET। ठीक है। तो जो वाटर यूज एफिशिएंसी है उसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, तो होता है Y/WR। एक होता है क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, जिसका नाम होता है Y/ET। आपको दो, तो यहाँ पर क्या है? Y/WR। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर लॉगिंग कॉजेज इंजरीज टू द प्लांट। मीन्स जल भराव के कारण पादपों में जो क्षति होती है किसके कारण होती है? तो देखो, अगर कोई भी सोइल में अगर पानी भर जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सही है। साथ साथ में क्या होता है? टॉक्सिक सब्सटेंस के हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए और बी। इसका करेक्ट आंसर है ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, द मैन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सोइल इरोजन इन इंडिया। भारत में मृदा क्षरण के मुख्य कारक क्या हैं सोइल इरोजन के? तो पहला है ऑप्शन एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन। सही है, जंगलों की अत्यधिक कटाई। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग। ये भी सही है। तीसरा है दोषपूर्ण कृषि क्रियाएं, फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी कि भारत में किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सोइल इरोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, एक इकाई क्षेत्र में एक समय में विभिन्न फसलों के तहत क्षेत्र का अनुपात निम्नानुसार वर्णित है। या फिर द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इन यूनिट एरिया इट इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न। ये एक फसल पैटर्न की क्या एक परिभाषा होती है कि किसी एक निश्चित समय पर एक निश्चित क्षेत्र में जो अलग अलग फसलों का अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, पोटेशियम उपयोग के लिए सबसे कुशल फसल है। द मोस्ट एफिशिएंट क्रॉप फॉर पोटेशियम यूटिलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है पोटैटो। कहीं कहीं हो सके इसका आंसर क्या है? ग्राउंडनट दिया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? पोटैटो है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसान किन की वजह से मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर का अभ्यास करता है? द फार्मर प्रैक्टिसेस मोनोक्रॉपिंग एंड मोनोकल्चर इज ड्यू टू। किसके कारण? तो इसका करेक्ट आंसर है क्लाइमेटिक कंडीशन। ये भी सही है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। ये भी सही है। क्लियर है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन इन ऑफ ए फार्मर। ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रीडा हैदराबाद के अनुसार गहरी जुताई कितने सेंटीमीटर पर की जानी चाहिए? डीप प्लोइंग के लिए कितने सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्रीडा? तो इसका करेक्ट आंसर होता है 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में मानक मौसम संबंधी सप्ताह की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजिकल वीक्स इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों 52 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कपास में जिनिंग प्रतिशत किस फॉर्मूले से ज्ञात की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है वेट ऑफ लिंट अपॉन वेट ऑफ सीड कॉटन इंटू 100। तो इसका करेक्ट आंसर है वेट ऑफ लिंट अपॉन वेट ऑफ सीड कॉटन इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 10 है, मक्का में मक्का, गेहूं, चना और मूंग की रोटेशनल इंटेंसिटी क्या? देखो दोस्तों, मक्का एक क्रॉप, गेहूं और चना एक और मूंग एक, ये इंटरक्रॉपिंग को एक शामिल करेंगे तो नंबर ऑफ क्रॉप्स 3, ईयर 1 इंटू 100। तो इसका आंसर क्या आएगा? 300। तो इसका करेक्ट आंसर है 300। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द
फॉलोइंग जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप हैज़ बीन बी रिलीज फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया। निम्न में से कौन सी आनुवांशिक रूपांतरित फसल भारत में व्यापारिक उत्पादन के लिए निकाली गई है? तो भारत में क्या है? बीटी कॉटन। ठीक है, भारत में कौन है? बीटी कॉटन। बीटी मस्टर्ड है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में अपने को आंसर लगाने यहाँ पर बीटी कॉटन। अभी बीटी मस्टर्ड है धरा नाम से, बीटी धरा नाम से एक मस्टर्ड है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाली है। तो अपने को करेक्ट आंसर बीटी कॉटन। जल्दी उगने वाली तथा बाद में उगने वाली खरपतवारों की वृद्धि को कम करने वाली फसलों को क्या कहते हैं? मीन्स क्रॉप प्लांट विच अर्ली विगर्स एंड कैपेबल फॉर स्मूथनिंग द लेटर वीट सीडलिंग आर नोन एज। मतलब ऐसी फसल जो तेजी से वृद्धि करती हैं और खरपतवार जो होते हैं वीड्स उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम स्मूथर क्रॉप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहते हुए पानी का वेग किससे मापा जाता है? द वेलोसिटी ऑफ रनिंग वाटर कैन बी मेजर्ड बाई। तो इसका आंसर होता है वाटर मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रोल के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के लिए किसको? ट्रोल ने जब क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया था कौन से पैरामीटर को शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमिड मंथ्स एंड टेम्परेचर को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि कपास के रेशे की लंबाई 25 mm से ज़्यादा है तो उसे किस कैटेगरी में हम वर्गीकृत करते हैं? तो इसका आंसर होता है लॉन्ग स्टेपल कॉटन। अगर 25 mm से ज़्यादा है तो उसे क्या कहते हैं? लॉन्ग स्टेपल कॉटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाइसीमीटर इंस्टॉल इन ए क्रॉप्ड फील्ड। लाइसीमीटर से हम एक्चुअली मापते क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होता है एक्चुअल ईटी मापा जाता है। क्या मापता है? एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा माइक्रो शाकनाशी के रूप में निकाला गया है? माइक्रो हर्बिसाइड रिलीज फॉर द कॉमन यूज। तो कौन सा है? तो आंसर है देखो डिवाइन। ठीक है, ये कुछ भी नाम नहीं है यहाँ पर, क्या माइक्रो हर्बिसाइड डिवाइन नाम से आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्राइमरी एम ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। बहुसस्तन क्रॉपिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हैव हायर ग्रोथ रिटर्न, इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों करते हैं? तो हम इंक्रीज द फूड, खाद्य का उत्पादन बढ़ा सकें। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोरोन की सांद्रता कितनी अधिक होने पर अधिकांश फसलों के लिए सिंचाई का पानी विषाक्त हो जाता है? तो ग्रेटर देन 2 ppm। इरिगेशन वाटर को हम टॉक्सिक कब कहेंगे? जब बोरोन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है? 2 ppm से ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 है, कपास में वृद्धि अवस्थाओं का सही क्रम क्या होता है? देखो सबसे पहले कॉटन में क्या होती है दोस्तों? क्या होता है? स्क्वायर आता है, फिर फ्लोवरिंग आती है, फिर वॉल बर्स्टिंग आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रांसजेनिक फसल के पौधे वर्तमान में जीन ट्रांसफर तकनीक द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट हैज प्रेजेंटली प्रोड्यूस बाय द जीन ट्रांसफर। तो दोस्तों एग्रो बैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर टेक्निक से उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 22, द कंजर्वेशन टिलेज प्रैक्टिसेस इंक्लूड द मिनिमम टिलेज, नो टिलेज ये भी इंक्लूड करते हैं हम, रेड टिलेज, जोन टिलेज ये भी करते हैं हम, चीजल प्लाउ ये भी करते हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेतीले क्षेत्रों में वायु क्षरण के खिलाफ अत्यधिक उपयोगी दलहनी फसल है। द हाईली यूजफुल पल्स क्रॉप अगेंस्ट द विंड इरोजन इन सैंडी सोइल इज। कौन सी होती है? सैंडी एरिया के लिए मोथबीन। कौन सी होती है? मोथबीन होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है, द मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन डेवलप्ड टू प्रेडिक्ट एनुअल रेनफॉल इज बेस्ड ऑन पैरामीटर। बहु प्रतिगमन समीकरण जो विकसित किया गया है वार्षिक वर्षा की भविष्यवाणी मापदंड, कितने मापदंडों के आधार पर जो एनुअल साल भर के लिए जो हम मानसून की फोरकास्टिंग करते हैं तो कितने पैरामीटर? 16। कितने पैरामीटर शामिल किए जाते हैं? 16 पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। यदि मक्का की मूल शीर्ष कोशिका की गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 20 है तो एंटीपोडल की संख्या कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 10। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को समझ में नहीं आया होगा, तो देखो एंटीपोडल सेल हमेशा याद रखना हैप्लॉइड होती है। एंटीपोडल सेल क्या होती है? हैप्लॉइड होती है, एन होती है। ठीक है, हैप्लॉइड होती है। कभी सिनर्जेट्स का पूछा, ठीक है, सिनर्जेट्स का पूछा तब भी आपको क्या होता है? एन होती है। अगर 2n बराबर 20 है तो n बराबर कितना होगा? 10। तो आंसर क्या है? 10 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 5 ब्रोमो यूरेसिल किसके समान कार्य करने वाला क्षार अनुप्रय? क्या होता है जब म्यूटेशन पढ़ते हैं तो म्यूटेशन में कुछ क्या होते हैं? केमिकल म्यूटेशंस होते हैं जो कि डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उन्हीं के समान होते हैं, उनको हम बेस एनालोगस कहते हैं।
5 ब्रोमो यूरेसिल इज वर्क एज ए बेस्ट एनालोगस विच इज सिमिलर टू, तो इसका करेक्ट आंसर होता है थाइमीन। अगर यहाँ पर दोस्तों 2 अमीनो प्यूरिन होता, 2 अमीनो प्यूरिन होता है 2AP, तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होता है एडिनिन। कभी आपसे पूछा जाए 2 अमीनो प्यूरिन किसकी तरह काम करता है तो आपको बताना है एडिनिन, और 5 ब्रोमो यूरेसिल किसकी तरह, थाइमीन की तरह। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन हैप्लॉइड को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हैप्लॉइड के आपने आज तक टाइप नहीं पढ़े होंगे, आपको किसी भी एग्रीकल्चर कोचिंग वालों ने, मेरे अलावा शायद ही आपने कभी किसी ने आपको हैप्लॉइड्स के टाइप पढ़ाए होंगे। तो हैप्लॉइड्स के 4 टाइप होते हैं, N+1, N-1, N+1 टाइप होता है। ये एग्रीकल्चर वाला कोचिंग वाला कोई नहीं पढ़ाता क्योंकि उनको भी नहीं आते। N+1, N-1, दूसरा ये होता है, एक होता है N-1+1 और एक होता है मिस डिवीजन। ऐसे 4 होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, N+1 हैप्लॉइड को कहते हैं डाइसोमिक हैप्लॉइड। क्या कहते हैं, डाइसोमिक हैप्लॉइड कहते हैं। N-1 को क्या कहते हैं, नलीसोमिक हैप्लॉइड कहते हैं। और N+1-1 को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन हैप्लॉइड कहते हैं। याद रखना यहाँ पर क्या पूछा, ये करेक्ट आंसर है। ये दोनों भी आप लिख लेना अपनी कॉपी में, N+1 को डाइसोमिक कहते हैं, N-1 को नलीसोमिक हैप्लॉइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, लास्ट ईयर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एग्जाम में पूछा गया है, सेमीगैमी किस में उपस्थित होती है, ठीक है। सेमीगैमी एक मैकेनिज्म होती है, एक विधि होती है हैप्लॉइड बनाने की, ठीक है। हैप्लॉइड बनाने की एक विधि होती है जो कि हम किस में यूज करते हैं, कॉटन में। और कॉटन कौन सी, तो आंसर इजिप्टियन कॉटन, ठीक है। गोसिपियम बारबाडेंस अगर नाम पूछा जाए तो गोसिपियम बारबाडेंस में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एग्जाम्पल ऑफ ऑटो टेट्राप्लोइड, तो एग्जाम्पल ऑफ राई, अल्फा, ग्रेप्स, तो उपरोक्त सब ये सभी क्या होते हैं, ऑटो टेट्राप्लोइड होते हैं। 4N, ये सभी क्या होते हैं, 4N होते हैं। पोटैटो भी क्या होता है, ऑटो, अगर पोटैटो होता है यहाँ पर वो भी सही है ना। मूंगफली होता है, ग्राउंडनट, वो भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2 या 2 से अधिक जातियों के जीनोम का उपस्थित होना, ठीक है, क्या कहलाता है। अगर कोई स्पीसीज है जिसके अंदर 2 जीनोम है, ए कंडीशन इन विच कंप्लीट जीनोम ऑफ 2 और मोर स्पीसीज कंबाइंड टुगेदर, मतलब किसी जाति में अलग अलग जातियों से अगर जीनोम आ जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एलो पॉलीप्लॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, से हम एलो पॉलीप्लॉइड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब अंतर जातीय संकरण की F1 संतति जननक्षम हो तथा ओजपूर्ण हो और F2 संतति क्या हो, कमजोर और क्या हो, स्टेराइल हो, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इसे हम हाइब्रिड ब्रेकडाउन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, हाइब्रिड ब्रेकडाउन कहते हैं। अगर आपको ये सारी शब्द समझना है, क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी और स्टेरिलिटी क्या होता है, तो आप प्लांट ब्रीडिंग के जो लेक्चर है उनको परचेस कर सकते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग के सेपरेट लेक्चर भी आप परचेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पुष्प में परागकोश के चारों ओर भौतिक अवरोध का उपस्थित होना किस हाइलम झिल्ली की स्वपरागण को रोकती है। जैसे हाइलम झिल्ली जो होती है, हाइलिन मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या होता है, सेल पोलिनेशन जो है, सेल पोलिनेशन को रोकने, पुष्प में परागकोश के चारों ओर एक भौतिक अवरोध का उपस्थित होना जैसे हाइलिन झिल्ली का स्वपरागण को रोकती है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे हम हर्कोगैमी कहते हैं। अगर पोलन ग्रेन के चारों ओर, एंथर के चारों ओर अगर कोई भौतिक अवरोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम हर्कोगैमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आइदर फ्रॉम द सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल, तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आइदर फ्रॉम द सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल, तो इसे क्या कहते हैं, भ्रूण कोश और प्रतिमोर्की कोशिकाओं या सहायक कोशिकाओं के द्वारा भ्रूण का बनना, तो इसका करेक्ट आंसर होता है एपोगैमी। क्या होता है, एपोगैमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मेजर कंपोनेंट ऑफ इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स का मेजर कंपोनेंट, तो इसका आंसर है फेल्सपार। क्या होता है दोस्तों, फेल्सपार। अगर दोस्तों हम सभी को डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा 50 क्वेश्चन में। हमारा जो प्रैक्टिस है, मेन उद्देश्य क्या है, प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सर समझाएंगे तो अपन सभी को बहुत समय चाहिए। अगर मैं आपको सिर्फ ऊपर वाले क्वेश्चन समझाऊंगा तो इसको 10 मिनट चाहिए, कि क्वेश्चन को समझाने के लिए 10 मिनट चाहिए। तो अपने को क्या है, कम समय में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आपको एक कंसेप्ट सीखना है, एपोगैमी क्या है, एपोस्पोरी, तो आप मुझसे प्लांट ब्रीडिंग की वीडियो परचेस कर सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही ईजी भाषा में समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक्यूमुलेशन ऑफ हाई एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस एंड pH मोर देन 8 पॉइंट, अगर 8.5 से ज़्यादा pH पर सोइल के अंदर हाई एक्सचेंजेबल सोडियम एक्यूमुलेट होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हम सेलिनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम सेलिनाइजेशन कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 है एग्जाम्पल ऑफ एसिड इग्नियस रॉक्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 37 है एक्टिव फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन, तो क्लाइमेट भी होता है ऑर्गेनिज्म भी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 38 है मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर क्या है? सबसे अधिक आर्द्रता ग्राही अमोनियम नाइट्रेट होता है, हाईली एक्सप्लोसिव भी होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कवक की जनन कोशिकाएं कौन सी होती हैं? फंगल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर नोन एज गैमेटेंजिया, स्पोरेंजिया, कोनिडिया, ये सभी क्या होती हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्वेश्चन नंबर 40 है मोलिया डिजीज ऑफ सीरियल्स इज कोज्ड बाई, अनाज वाली फसलों में मोलिया बीमारी किससे होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हेट्रोडेरा एवेनी। क्या होता है? हेट्रोडेरा एवेनी होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है 41 वायुजनित रोगों को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? तो जो एयरबोर्न बीमारी होती है दोस्तों, ठीक है, एयरबोर्न बीमारी को कंट्रोल करने का, तो इसका करेक्ट आंसर होता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है डायथेन M45 क्या है? तो डायथेन M45 क्या होता है? एक प्रकार का फंजीसाइड है। क्या है? एक प्रकार का फंजीसाइड है। क्वेश्चन नंबर 43 है बरगंडी मिक्सर को मिलाकर तैयार किया जाता है। बरगंडी मिक्सर किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? तो आंसर है कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये जो हम क्या पढ़ते हैं, आपने सभी ने बोर्डेक्स पेस्ट पढ़ा होगा, बोर्डेक्स, तो कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर, ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पर लाइम का रिप्लेसमेंट किससे हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट की जगह, तो ये बरगंडी मिक्सर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है आलू के स्कैब नियंत्रण में से कौन सा तरीका प्रभावी है? क्योंकि एक्टिनोमाइसिटीज जिम्मेदार है जो अम्लता से अतो क्या होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो इफेक्टिव इन कंट्रोल द पोटैटो स्कैब बिकॉज द एक्टिनोमाइसिटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्करेजिंग द एसिडिटी। तो सल्फर सबसे इंपॉर्टेंट फंजीसाइड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? पोटैटो स्कैब को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा इज सेंसिटिव, माइकोप्लाज्मा किसके प्रति संवेदनशील होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है टेट्रासाइक्लिन। अगर यही पूछा जाए कि किसके प्रति रेजिस्टेंट है, अगर यहीं पर क्वेश्चन ये होता कि माइकोप्लाज्मा किसके प्रति रेजिस्टेंट है, तब आपको आंसर बनाता पेनिसिलिन। क्या बताना था? पेनिसिलिन। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? सेंसिटिव, तो आंसर बताना है टेट्रासाइक्लिन। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्न में से कौन सा कवकनाशी सिस्टमिक प्रकृति का नहीं है? थायरम नहीं है। तो बीटावैक्स है, वैनलेट है, टॉप्सिन, ये सब। थायरम क्या है? डाइथियोकार्बोमेट्स है, इनऑर्गेनिक फंजीसाइड। फेरोमोन और जो फिरोमोन्स होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों फिरोमोन्स को हम एक्टो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टो हार्मोन भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है एपिलिनस माली है सक्सेसफुल पैरासाइट इन कंट्रोलिंग, तो इसके द्वारा हम किसको कंट्रोल करते हैं? एप्पल वुली एफिड को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्न में से कौन सा मादा कीट लिंक फिरोमोन्स स्रावित करता है? तो पिंक बोलवर्म। ठीक है, ये कौन करता है? लेपिडोप्टेरा के, तो पिंक बोलवर्म क्या करता है? फिरोमोन्स का सीक्रेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है द मस्टर्ड सोफ्लाई इज एथेलिया लोगेंस, एथेलिया प्रोक्सिमा, मस्टर्ड सोफ्लाई का नाम क्या होता है? एथेलिया प्रोक्सिमा लोगेंस। आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। आप मुझे सजेशन देना कि अगर इनको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाना है तो दोस्तों उस पर टाइम लग जाएगा, वीडियो बनाने में फिर जो है टाइम ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए अपना अभी उद्देश्य है रैपिड क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। डेली मैं आपको डेली 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ और वो भी अच्छी क्वालिटी वाले। मैं आपको कुछ भी नहीं दे रहा कि कुछ भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको क्वालिटी वाले अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया इंस्टा अकाउंट पर जुड़ना चाहते हैं, अगर इस वीडियो की इस फाइल को, इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर में कुछ भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर अभ्यास एग्री एकेडमी का इंस्टाग्राम चैनल है अभ्यास_एग्री एकेडमी, तो आप वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है। थैंक यू, धन्यवाद।